तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नरेशन का पार्ट फर्स्ट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नरेशन का पार्ट 2। तो कल मैंने 2 टेबल्स लिखवा दी थी इसकी नरेशन की, और उसकी जो डेफिनेशन क्या होती है नरेशन की, उसका कितने पार्ट होते हैं, वो सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। तो जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है नरेशन का, वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद दोबारा इस पार्ट पर आए, तभी आपको समझ आएगा नरेशन। वैसे भी नरेशन बहुत हार्ड टॉपिक है, इसलिए आप इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़े ताकि अच्छे से समझ आपको आ जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की ओर। लेकिन मैंने कहा था कि जो टेबल है इसकी थर्ड टेबल ऑफ टेंस, उसको सीखने के लिए आपको मेरा जो वीडियो है टेंस से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 टेंस का, उसको देखें। उसके बाद इस वीडियो पे जब आओगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि जब तक आपको टेंस की नॉलेज नहीं होगी आपको नरेशन क्या कोई सा भी टॉपिक नहीं आने वाला। इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप टेंस के जो मैंने वीडियो बना रखे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनमें से कम 2 वीडियो तो आप देखो ही सही, ताकि टेंस की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो की ओर। देखो आज का वीडियो है टेबल ऑफ टेंस। तो टेंस जो है परिवर्तित कैसे करते हैं नरेशन में, वो देखो। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले तो परेशानी यही हमारे सामने आ जाएगी कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो जो सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये सारी बातें मैंने टेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में अच्छे से बता रखी है, डिटेल से। आप वहां जाके देखें और पूरी नॉलेज वहां से प्राप्त करके इस वीडियो पर आए। ठीक है, अगर वहां दोनों वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं तो ये बिल्कुल एक बार देखते ही समझ आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया टेंस का तो आपको नरेशन समझ में नहीं आने वाले। दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। ओके, देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, 2 तरीके हैं। या तो उसमें वी फर्स्ट होगी और वी फर्स्ट होगी, या फिर उसमें एस आई ऐड होगा, या फिर डू डज के साथ वी फर्स्ट मिलेगी। तो हम उसको कहेंगे दिस सेंटेंस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो एक बात आप ध्यान रखना, प्रेजेंट का अगर कोई सा भी टेंस आता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो प्रेजेंट के सारे चले जाएंगे पास्ट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये तो सीधा सा याद हो गया अपन को। अब ये जो पहचानेंगे कैसे, मैंने वहाँ टेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में बता दिया, और यहाँ पर भी मैंने एक बार फिर से बता रखा है कि देख लो कि इज आर एम प्लस वी फर्स्ट ING आएगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और ये कब इज आर एम आने के बाद भी कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये सारी डिटेल्स मैंने टेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में दे रखी है। तो आप उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि वहां मैंने डिटेल से डिस्कस किया है टेंस को। यहाँ अपन डिटेल से नहीं करने वाले क्योंकि मैंने वहां पे बता दिया है, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं, हैज प्लस वी थर्ड आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म। इसके बाद है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हमारे डायरेक्ट नरेशन में आता है तो वो क्या होता है, इसमें हैज बीन वी फर्स्ट ING आती है तो पास्ट परफेक्ट में जाकर वो काय में कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन वी फर्स्ट ING में। इसी प्रकार से चारों हमारे प्रेजेंट टेंस के हो गए। अब प्रेजेंट टेंस को तो हमने बदल दिया पास्ट टेंस में, लेकिन अगर मान लो पास्ट टेंस आ जाएगा तो उसका क्या करेंगे। तो देखो उसका भी क्या करना है हमें कि अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट हमारे डायरेक्ट स्पीच में आता है तो पहचान ये है, वो यहीं पर है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आता है तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब, जब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट को बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद वाला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस में, यानी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को तो हमने बदल दिया। अब बाकी बचे दो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब ये दोनों चेंज नहीं होने वाले। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसको परिवर्तन हम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, चांस नहीं है, क्योंकि एक बार इधर बदल गया, एक बार यहाँ से इधर आ गया ये पास्ट इंडेफिनेट का, अब कहाँ से बदलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम बदल नहीं सकते। इसके बाद हमारे पास टेंस के अलावा बचा फ्यूचर। अब फ्यूचर का चाहे कोई सा भी टेंस हो, इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में विल या शेल तो आएगा ही आएगा, है ना। एग्री करते हो आप इससे, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, जब भी जहां पर भी विल आएगा उस विल को हम कन्वर्ट कर देंगे वुड में, जहां पर शेल आएगा उसको कर देंगे शुड में, और कैन आएगा तो कैन का कुड में, और मे आएगा तो मे को माइट में बदल देंगे। मस्ट को भी बदलते हैं, लेकिन मस्ट को मैंने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें बता दिया है, तो आप उसको वहां से देखो। तो ये है हमारे इस प्रकार से टेबल ऑफ टेंस। नरेशन सीखने के लिए हमें टेंस की पूरी आवश्यकता पड़ेगी, वो आप देख ले पिछले वीडियो से। और इसको सीखने के लिए हमारे पास 3 टेबल और है, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टेबल ऑफ टाइम स्पेस और टेबल ऑफ टेंस। ये तीनों टेबल भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो अब इसको अब याद करना आप, और इसके बाद हम बढ़ेंगे नियम्स की ओर, किसके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो टेबल्स के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है, मैंने कल बताए थे 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो पांचों प्रकार के सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, और पांचों ही प्रकार के सेंटेंस जब डायरेक्ट में आएंगे तो हम जब उनका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट में सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो आप, इसमें 5 सेंटेंस है हमारे पास। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये पांचों सेंटेंस को हमको पहचानना भी आना चाहिए, तब जाके हम कर पाएंगे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि वो असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है, क्या है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी पहचान कि असर्टिव सेंटेंस कब होगा, जब वो मान लो अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, या पूरा ही लिख देता हूं, चलो, अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। अगर कोई सेंटेंस मान लो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो वो दोनों ही सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम पहचान जाएंगे दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव है, तो दोनों में से कोई सा भी होगा तो हम कहेंगे ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है हमारे पास इंट्रोगेटिव, तो इसको बहुत इजी पहचान है, आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले, 2 होते हैं। फर्स्ट वन ये और सेकंड वन WH वर्ड, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने जो हमारा टेंस का वीडियो जो है, वीडियो का पार्ट नंबर 5 या 6, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं ना। तो आप उसको देखें, वहाँ पर डिटेल से जानना चाहते हो तो, और वगैरह संक्षिप्त जानकारी तो मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। वी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले, डोंट डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, और लेट से स्टार्ट होने वाले, और प्लीज काइंडली वाले। ये तीनों तो स्टार्ट होंगे जो मैंने वर्ड बोले, लेकिन प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंस है वो जरूरी नहीं स्टार्ट इससे हो, वो लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन जो 3 बोले मैंने, वी फर्स्ट, डोंट डू नॉट और लेट, ये सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएंगे, तभी इंपेरेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कहीं भी आ जाइए तो इंपेरेटिव नहीं होगा वो। ठीक, चौथा है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी भी सबसे इजी पहचान है कि ये हमेशा काय से स्टार्ट होते हैं, में से ही स्टार्ट होंगे।
काय से स्टार्ट होंगे? हमेशा में से ही स्टार्ट होंगे। अगर आपका कोई सा भी सेंटेंस अगर में से स्टार्ट हो रहा है तो आप कहोगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, में मॉडल भी होता है। क्या होता है? में मॉडल भी होता है। जैसे भी मैंने पिछले टेबल में बताया कि मे को माइट में बदल देते हैं, तो मे को अगर वो मॉडल के रूप में आया है तो उसके लास्ट में या तो ये मॉडल आया है ना, मॉडल के रूप में आया है तो उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, तो वो हम समझ जाएंगे कि ये मॉडल है। अब मॉडल से स्टार्ट होने की बात कर रहा हूं मैं। यदि कोई सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन शर्त ये है कि में से स्टार्ट होने के साथ साथ सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए। व्हाट एम आई सेइंग? सेंटेंस में से स्टार्ट होगा और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस जो है कौन सा है? इम्पेरेटिव, वो सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस मान लो में से तो स्टार्ट हो जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वैसे भी मैंने बता रखा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो इंट्रोगेटिव ही होगा, फिर चाहे वो शुरू कुछ से भी हुआ हो। ठीक, तो ध्यान रखना। मैं के लिए इसीलिए बताया हूं कि बहुत से मे को देखो आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना भूल जाओ तो उसको आप इम्पेरेटिव समझ जाओ, वो सॉरी ऑप्टेटिव समझ जाओ, तो ऐसा मत करना। मे से स्टार्ट होगा, लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह आएगा तभी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें होता क्या है? इसमें इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन पूछता है वो, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य होते हैं, रिक्वेस्ट वाले वाक्य होते हैं, ऑर्डर देने वाले वाक्य होते हैं। वो सब किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ऐसा वाक्य जिसमें हमें पता चले कि कोई आदेश दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है ना, तो वो सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम किसी के लिए विश करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, किसी को बद्दुआएं देते हैं, वो सारे सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जब भी हम किसी को बद्दुआ देते हैं या दुआ देते हैं, किसी की हम अच्छी कामना करते हैं, तो वो सारे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसके बाद बचा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसको ऐसा सेंटेंस जिसमें वंडर्ड शो किया गया हो या दुख प्रकट किया गया हो, है ना, वो सारे सेंटेंसेस हमारे किस में आएंगे? एक्सक्लेमेटरी। जैसे हम बोलते हैं ना, वाव व्हाट अ लग्जरी कार, है कि क्या शानदार कार है, या फिर हम और बहुत से बोलते हैं वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल छोरी, है, तो हम बोलते हैं ना ऐसे व्हाट अ ब्यूटीफुल छोरा। तो इस प्रकार से देख, व्हाट अ ब्यूटीफुल छोरी और व्हाट अ हैंडसम छोरा, तो इस प्रकार से हम जब आश्चर्य प्रकट करते हैं तो वो सारे सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी। और याद रखना इसके भी लास्ट, या तो लास्ट में आएगा या फिर किसी वर्ड के जस्ट बाद आ जाएगा, है ना। जैसे हुर्रा हुआ, हुर्रे हुआ, अलास हुआ, बोलते हैं ना, अलास ही हैज फेल्ड इन दिस एग्जाम दिस ईयर टू, तो हम दुख प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर अलास से, है ना, तो अलास के जस्ट बाद आ जाएगा ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है कि कुछ सोच रहे हो कि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ये तो में से ही स्टार्ट होएगा, ये में से स्टार्ट नहीं होगा, दैट्स इट, है ना। तो में से स्टार्ट होकर लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह आ रहा है तो ऑप्टेटिव, और में से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें दोनों में कि ये होगा कि ये होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी में जो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये वर्ड के जस्ट बाद आकर लास्ट में फुल स्टॉप दे सकता है या फिर लास्ट में ही
एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसके लिए करना क्या है, आपको पूरे सेंटेंस को केयरफुली रीड आउट करना है और जो ये मार्क्स हैं इनके मार्क सब अलग अलग, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करते चलना है कौन सा मार्क। अगर ये मार्क आपको बीच में ही मिल जाता है तो वो एक्सक्लेमेटरी होगा, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट इन दिस मैटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पांचों सेंटेंसेस की डिस्क्रिप्शंस हो गई है, इसका डिस्क्राइब कर दिया है मैंने आपके सामने कि आप किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करोगे। इसको आइडेंटिफाई किए बिना आप नरेशन को नहीं सीख सकते, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और देखना कि बार बार रिपीट करते रहना कि कौन से सेंटेंस कौन से होते हैं, दोहराते रहना। और अगर डिटेल से जानना चाहते हो इस इंपेरेटिव सेंटेंस को तो अपना टेंस का पार्ट 5 या पार्ट 6 दोनों में से किसी एक में मैंने इसका अच्छे से बताया है ना, तो वहाँ इसकी डिटेल ले सकते हो आप। अगर नहीं लेना चाहते तो मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है। ठीक है, तो देखो अब बढ़ते हम आगे। तो देखो हमने इसके तीनों टेबल्स देख लिए, इसकी डेफिनेशन देख लिए, इसको समझ लिया है कि होता क्या है। अब इसके बाद हमारा जो बनता है वो है रूल्स, है ना। हमने सेंटेंस भी देख लिए, पांचों सेंटेंस को हम एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और उसी एक एक सेंटेंस के अनुसार रूल्स को लर्न करते चलेंगे। अब आप क्या करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो ताकि आप उस नोट्स को लिख लो, बार बार आपको परेशान न होना पड़े। ठीक है, तो कॉपी लो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी लो, नोट बुक लेकर पेन लेके बैठो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, है ना, ताकि आप नरेशन के जो नोट्स है वो अपने आप तैयार कर कर खुद बना सको। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसके रूल्स क्या है, 3 तरीके से रूल्स पढ़ेंगे हम इसके, है ना। एक पढ़ेंगे हम इसके रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के, और दूसरे पढ़ेंगे रूल ऑफ कनेक्टिव के, और तीसरे पढ़ेंगे रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के। तो ये तीनों, जो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप इसके वीडियो नरेशन पार्ट 1 देखो, उसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग स्पीच होता है, कैसा रिपोर्ट होता है, क्या डायट होता है, क्या नरेशन होता है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में आपको आपके लिए बता दी है। तो आप उसको पहले देखें पार्ट 1 को, उसके बाद पार्ट 2 को देखें, तभी आपको समझने आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, उसके बाद कनेक्टिव रूल ऑफ और रूल ऑफ उसका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हम ये सारे जो तीनों नियम से हैं, तीनों नियम और सेंटेंस कितने बताए मैंने, 5, उन पांचों सेंटेंस को एक एक करके उन एक एक सेंटेंस में तीनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम डाल देते हैं यहां पर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा आज का पहला सेंटेंस। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये पहला रूल पढ़ेंगे हम इसका। ठीक है, इसमें पहला नियम क्या है, कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डालना, क्या डालोगे, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। ठीक, उसके बाद रूल नंबर कौन सा डालोगे, रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने पहले वीडियो में बता दिया, जिसने नहीं देखा पहले पार्ट 1 देखो, फिर इस वीडियो पे आना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो पार्ट 1 में देखो इसका जो है असर्टिव सेंटेंस, इसमें अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है कि इसमें जो चेंज होते हैं, रूल नंबर 1 में क्या है, जो चेंजेस होते हैं वो केवल 2 होते हैं। कितने चेंजेस होते हैं इसमें, केवल रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें केवल 2 ही परिवर्तन होते हैं। हाउ मेनी चेंजेस आर देयर इन दिस रिपोर्टिंग स्पीच, ओनली 2। तो 2 ही चेंजेज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। अब कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, किस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में, और दूसरा परिवर्तन होता है टू को हटा दिया जाता है, टू इज डिस्कनेक्टेड। तो ये 2 ही परिवर्तन होते हैं हमारे पास, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, आप इसका पार्ट 1 देखो, वहां पता चल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन करेंगे, उसके बाद दूसरा परिवर्तन क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। 2 परिवर्तन करने हमें रिपोर्टिंग स्पीच में। कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस।
अब सेंटेंस तो चाहे कोई सा भी हो, परिवर्तन दो ही होंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। जिसने असर्टिव सेंटेंस सीख लिए उसको कोई सा भी सेंटेंस सीखने में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैक्सिमम रूल्स वही रहने वाले हैं, केवल एक आध रूल चेंज हो जाएंगे कनेक्टिव के, है ना, और एक आध इधर से कम हो जाएंगे रिपोर्टेड के, बाकी सभी सेम होने वाला है लगभग, है ना। तो इसलिए आप असर्टिव को अच्छे से समझे। और इससे पहले अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है नरेशन का पार्ट फर्स्ट, तो पहले उसको देखें फिर इसको देखें, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट के रिपोर्टिंग स्पीच में 2 परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में और टू को हटा देते हैं, ठीक है। कितने परिवर्तन करते हैं? 2। तो देखो अब परिवर्तन जब करते हैं तो अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में मान लो आपके पास से है, क्या हो, सेज हो, तो वो चली जाती है हमारे पास टेल्स में, और अगर केवल से ही हो तो वो चला जाता है टेल में, ठीक। और अगर सेड हो, अगर मान लो इसकी सेकंड आ गई तो इधर भी इसकी सेकंड आ जाएगी टोल्ड, नो प्रॉब्लम। और अगर मान लो इधर विल शैल से हो तो इधर क्या आ जाएगी, विल शैल और टेल आ जाएगी, है ना। विल टेल ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। सेज है तो टेल्स हो जाएगा, से है तो टेल रह जाएगा, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, और विल शेल से है, विल शेल प्लस से है तो विल शेल प्लस टेल हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने विल शेल से लिखा वैसे मैं विल शेल सेड भी लिख सकता हूँ क्या? कैन आई राइट विल शेल से प्लस सेड? इफ यस देन वाई, इफ नो देन वाई। आपको बताना है कारण सहित, यू हैव टू आंसर विथ रीजन, ओके। तो इस प्रकार से हमारे चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो इसके बाद जो रूल नंबर है हमारे पास 2। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि इसको देखना है हमें कि जो सेंटेंस है उसमें ये परिवर्तन होनी भी है कि नहीं भी होगी, है ना। कि रूल नंबर 2 जब हम काम करेंगे, रूल नंबर जो 2 होगा हमारा कि ये चीज लागू भी होगी कि नहीं होगी, से सेल टेल्स में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। इसकी 2 कंडीशंस होती है। क्या होती है? 2 कंडीशन की। वो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो डिपेंड करती है 2 कंडीशन पे। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये सेज का टेल्स हो जाएगा, है ना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेज का टेल्स हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, विल शेल से का विल शेल टेल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो ये पहली कंडीशन है इसकी, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर मान लो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, और मान लो दूसरी कंडीशन, मान लो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस में होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये 2 कंडीशन है इसमें हमारे पास, पहली और दूसरी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज हो जाएगा ये रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर मान लो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो भी चेंज हो जाएगा। अच्छे से समझो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ये मत सोचना चेंज नहीं होगा, इट कैन बी चेंज्ड। कैसे? तो आपको ये
जब आप रिपोर्टिंग स्पीच रीड आउट करोगे, अगर आपको वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो डायरेक्ट उसको बनाना स्टार्ट मत करना, पहले रिपोर्टेड स्पीच को आप रीड आउट करना कि उधर कहीं सेकंड पर्सन तो नहीं है। टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखवा दी कल के वीडियो में, आप उसको देख ले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप टेंस के दोनों वीडियो अच्छे से देखो और इसका नरेशन का पार्ट फर्स्ट अच्छे से देखो, उसको नोट्स बनाओ, उसको समझो, उनको याद करो, उसके बाद ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। इसीलिए तो इसको हार्ड टॉपिक बोलते हैं। अब वो हार्ड बच्चे क्या करते हैं, शुरू के नियम तो देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट लास्ट में आ जाते हैं, अगले स्टेप पे चले जाते हैं। तो कैसे आएगा? जैसे मान लो कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाना चाह रहा है तो एक एक ही तो चढ़ के जाएगा। अगर वो डायरेक्ट दूसरी तीसरी पे चढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, वो तो नीचे गिर जाएगा और हाथ पैर और थुड़वा लेगा अपना, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी हम इसको सीख पाएंगे। तो दो कंडीशन है इसको चेंज करने की, या तो ऑब्जेक्ट मिल जाए हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हमें रिपोर्टिंग स्पीच में तो हमें देखना है फिर सेकंड पर्सन तो नहीं है कहीं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो भी बदलेगा, है ना। चलो, ये हुआ हमारा इसका नियम नंबर 2। अब रूल नंबर 3 तो पढ़ना है हमें, रूल नंबर 3, उसको क्या करेंगे, रूल ऑफ कनेक्टिव। अब कनेक्टिव का लेंगे रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, हम रिपोर्टिंग स्पीच से फ्री हो गए, हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। अब रिपोर्टिंग स्पीच से फ्री होने के बाद हम जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच पर, लेकिन उससे पहले दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव का। तो हम जब कनेक्टिव का यूज करेंगे तो हमें देखना होगा कि सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही कनेक्टिव यूज होता है। कनेक्टिव इज यूज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार के अनुसार यूज होता है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हम कनेक्टिव के रूप में काय का यूज करेंगे, दैट का। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कनेक्टिव, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। हो गया। अब यहां तक हमने पढ़ लिया। अब रिपोर्टेड स्पीच को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक पहले इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना, वरना फिर एक साथ नियमों को आप समझ नहीं पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो हमने 3 नियम लिखे हैं, इन तीनों को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखो कैसे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो, जैसे मान लो डायरेक्ट स्पीच में हमें दे दिया उसने, ही सेज टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद हो गया। इसका बनाना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखो बनाना कैसा करना है, केवल हमें जो नियम लिखे हैं उसको ध्यान रखना। अब सबसे पहले टेंस जो बनाने हैं, बनाने से पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले कि सेंटेंस कौन सा है। देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव किस में आता है, असर्टिव, तो असर्टिव हो गया। अब असर्टिव है तो इसमें हमें 2 परिवर्तन करने हैं ना, इसमें एक तो ही का तो ही रहेगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा इस रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। अब सेज को हमें टेल्स में बदलना है या नहीं बदलना है वो डिपेंड करता है इस पर। देखो पहले सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। असर्टिव है तो ये होता है, सेज होता है टेल्स में जाता है, से होता है तो टेल में, सेड होता है टोल्ड में, और विल शेल से होता है तो विल शेल टेल में। ठीक, अब देखो सेज है, इधर असर्टिव सेंटेंस है तो सेज अब ये टेल में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी 2 कंडीशन है ना। पहली कंडीशन मैंने ये लिख रखी, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग स्पीच में तो ये चल जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं हमारे पास, है ना, तो सेज को बदल देंगे हम टेल्स में, ये हो गया। ठीक, अब दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं इसमें, टू इज डिस्कनेक्टेड, टू को हटा देते हैं, तो टू हट गया, बचा क्या, मी। ये हो गया। यहां तक कोई समस्या आई नहीं आई। अब यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम दोनों को जब
एक बनाएंगे तो दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हमें कनेक्टिव का यूज करेंगे। और जब कनेक्टिव का यूज करेंगे तो इसको देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस में हम कनेक्टिव का यूज करते हैं दैट का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम आगे बनाएंगे। मैं बना देता हूँ, आगे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको नियम पता ही नहीं है। नाव को काय बदलते हैं, देन में। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस चेंज, टेंस चेंज नहीं किया मैंने, उसके नियम आपको बताए नहीं, इसलिए आपको क्या पता है, इसलिए आप अभी परेशान ना हो, स्टेप बाय स्टेप चलो, है ना। अब इसका दूसरा सेंटेंस लेता हूँ मैं, दूसरी कंडीशन वाला। ये कंडीशन का ले लिया मैंने ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग स्पीच में। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा। कैसे, ऐसे, शी said, comma, inverted comma, you did not do this work yesterday, comma, inverted comma। ठीक है। अब इसका बनाना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं हम, देखो कैसे। अब सी का दो, शी, हम इधर दो ही परिवर्तन करने होते हैं, एक तो मेन वर्ब में और एक टू को हटाना होता है ना। तो देखो अब सी हो गया। अब सेड को बदलना है कि नहीं बदलना, हमें दो कंडीशन को देखना है। डैट ये मत कर देना, इधर ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, इट इज नॉट इनफ, है ना। तो सबसे पहले हमें दो कंडीशन को आइडेंटिफाई करनी है कि भाई इधर ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये संतुष्ट मत हो जाना कि चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको चेंज करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच पर नजर डालो कि यू डिड नॉट डू दिस वर्क यस्टरडे, आपने ये काम कल नहीं किया था, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि इसमें सेकंड पर्सन है क्या, तो देखो ये आ गया सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कोई सा भी हो सकता है, यू हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, यूर हो सकता है पजेसिव के रूप में, और यू हो सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं आप यहीं देखो, आखिरी तक पढ़ना है सेंटेंस को। अगर कहीं भी सेकंड पर्सन नजर आ गया तो इट मींस वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो सेड आ गया तो सेड को चेंज करना पड़ेगा अब अपन को। अब सेड चेंज करेंगे किसके अनुसार, सेड को क्या मतलब टोल्ड में, ये हो गया हमारा टोल्ड, ठीक। अब टोल्ड हो गया। अब ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलोगे, जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदलोगे तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेना है, मानना है। अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें कंसीडर करना है, क्या करना है, मानना है ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कैसे मानेंगे, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मान लो, वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मान लो। यहां पर शी है, शी का अगर ऑब्जेक्ट मानना है हमें तो ऑब्जेक्ट कैसे मानेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट छोड़कर बाकी जितने भी बचे हमारे पास सब्जेक्ट, चाहे फिर वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, किसी में से भी एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मान लो। जैसे यहाँ सी है तो सी को छोड़ दो, बाकी बचे आई बचा, यू बचा, है ना, ही बचा, दे बचा, किसी का भी एक ऑब्जेक्ट मान लो और उसको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है, ब्रैकेट में। जैसे मैंने आई का मान लिया मी, ठीक। अब हो गया यहां तक काम। अब इसके बाद हमें कनेक्टिव लेना है दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहां तक ही हमने पढ़ाया, आगे तो पढ़ा ही नहीं हमने, है ना। तो मैं आगे बना देता हूं मैं खुद, फिर आगे जब इधर के नियम पढ़ाऊंगा ना, जब इधर के भी समझा के बना दूंगा। तो ये हो गया, है ना।
यस्टरडे को काय में बदलते हैं हम, प्रीवियस में, और दिस को काय में बदलते हैं हम, दैट में। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है इसलिए टेंस चेंज हो गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं थी इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ, है ना। ठीक है, तो हम अब ये जो रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है उसे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और नरेशन है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे पार्ट में, कम पार्ट में पूरा एक्सप्लेन नहीं होगा। तो यहाँ तक बहुत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नरेशन से रिलेटेड जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो वाकई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक जय हिंद, जय भारत।